आप ये देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी, फिर थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा आप देखिएगा, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, तो जर्नी का फर्स्ट पार्ट है। अब जरा इसकी बात करते हैं। जर्नी के फर्स्ट पार्ट में देखिए, जो हमारा स्पीड होती है, स्पीड को हम v बोलते हैं। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को आप d बोल दीजिए, टाइम को बोल दीजिए t। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जो v1 है, v1 को बोल दीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस की स्पीड हो गई v1। उसके बाद कितना टाइम लिया उसने, 0.52 आवर्स, तो इसको बोलिए t1, 0.52 आवर्स। अब आप ये देखिएगा कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है ना। स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए तो डिस्टेंस आ जाता है। तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को मैं मानूंगा बेटा, इस केस में मैं बोलूंगा d1, और स्पीड कितनी है v1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है t1। अब d1 इज इक्वल टू कितना हो गया, v1 कितना है 60 और t1 कितना है 0.52। देखिए पॉइंट में आया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया मेरे पास 6 2 12, 6 5 30 और 1 312 किलोमीटर। बताइए इतना क्लियर है। पहले केस में डिस्टेंस जो ट्रैवल करा, एक मिनट मैंने गलत करा है, नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 31.2 है। अब क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगा 312 अपॉन 10। तो जब अपॉन 10 है तो राइट से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं, तो 31.2 किलोमीटर हो गया। बताइए देवांश और सिमर क्लियर है इतना। जी सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बात करूंगा मैं सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी की। पार्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड है, स्पीड को अब क्या बोला इन्होंने, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स। देखिए अब स्पीड कितनी है, अब है 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 0.24 आवर्स, ये टाइम दे रखा है। तो मैं सेकंड केस में डिस्टेंस निकालूंगा तो फिर वही होगा, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो v2 इनटू t2 हो जाएगा। तो फिर देखिएगा d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 मल्टीप्लाइड बाई t2। अब तो d2 कितना आ गया, v2 की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाइड बाई t2 की वैल्यू है 0.24। देखिए पॉइंट जाएगा तो नीचे आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 इंटू 24 हो जाएगा 72, 72 अपॉन 10 कितना हो गया 7.2 किलोमीटर। बताइए क्लियर है इतना। ये आ गया मेरे पास 7.2 किलोमीटर डिस्टेंस इन द सेकंड केस। उसके बाद बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी। थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी, अब इसकी बात करें तो उन्होंने बोला कि एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स। यानी कि थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वेलोसिटी है, यानी कि जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम है t3 वो कितना दे रखा है 0.71 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया
B3 इज इक्वल टू B3 इंटू P3, अभी ये हो जाएगा B3 इज इक्वल टू B3 कितना है 70 मल्टीप्लाइड बाई 0.71 पॉइंट गया नीचे आ गया 100, 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 7 बंदा 7 7 7 49 49.7 किलोमीटर, 49.7 किलोमीटर ये हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि इस पूरी की पूरी जो जर्नी है उसकी आप एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दिया गया मतलब सबको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा बेटा d1 प्लस d2 प्लस d3, क्योंकि जो पूरा सफर है पूरी जो जर्नी है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया, तो तीन अलग अलग डिस्टेंसेस हो गए d1 d2 d3, तो तीनों को ऐड कर दिया और टोटल टाइम क्या हो गया, तीन अलग अलग टाइम हो गए t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 तो d1 प्लस d2 प्लस d3 करिएगा, d1 कितना है 31.2 प्लस d2 कितना है 7.2 प्लस d3 कितना है 49.7 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t1 देखिएगा t1 है 0.52 और t2 है 0.24 और t3 है 0.71। अब देखिएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 7 11 11 हो गया, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 और 7 9 और 9 15, और कितना लिखा है यहाँ पर 18 18 का 8 आ गया, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 और 4 8 58.1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है इनको ऐड करिए, 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 7 और 5 प्लस 2 7 और 7 14 1.47 आ गया, 1.47 और फिर उसके बाद में ये है 881 8.1। अभी अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाइए तो नीचे आ गया 10, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो ऊपर आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आ गया 8810 अपॉन 147, 8810 अपॉन 147। तो अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो सीधा सीधा डिवाइड करिएगा 147 से 8810, अब आप देखिएगा 147 के टेबल में 881 कहाँ पर आएगा, 147 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 150, 150 टू सा कितना हो गया 300, 153 सा कितना हो गया 450, 154 सा हो गया 600, 155 सा कितना हो गया 750, तो 5 सा चलेगा है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 147 5 सा, तो 5 7 सा 35, ये कैरी आ गया 5 4 सा 20 और 3 23, 2 कैरी आ गया 5 1 सा 5 और 2 7 735, मेरे हिसाब से ये ठीक है ना। हम अंदाजा लगाकर ऐसे कर लेते हैं, ये 147 के आसपास वाला नंबर देख लिया 150, तो 150 को तो आराम से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ना, कि 152 सा कितना हो गया 300, 3 सा कितना हो गया 45, 450 है ना। तो अब सब्ट्रैक्ट करिए, 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, तो यहाँ से मैंने क्या दिया था कैरी 1, यहाँ बचा 7 7 माइनस 3 हो गया 4 और 8 माइनस 7 146, ठीक है। एक नंबर की कमी रह गई, अगर 882 होता है यहाँ पर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है,
क्योंकि गैप डिफरेंस देखो ना कितना आ रहा है 146 का। तो एक नंबर अगर बड़ा होता तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता। चलिए जी 146 आ गया और यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो अब तो सीधा सीधा देखेंगे अगर 147 को ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1470 आ जाएगा। तो 10 तो नहीं हो सकता, तो 9 से करेंगे। तो 9 से ट्राई करिएगा। 9 7 जा 63, 6 कैरी आ गया, 9 4 जा 36 और 6, 9 4 जा 36 और 6 42, 4 कैरी आ गया, 9 1 जा 9 और 4 13, 1 3 2 3। तो 10 माइनस 3 कितना हो गया? 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 हो गया और 4 माइनस 2 हो गया 137। अब पॉइंट लगा के एक जीरो और लगा दो, 1370 आ गया। 1370 तो उससे भी जस्ट छोटा यही है 1323 तो 59.9, 1323 और बस एक प्लेस तक मैंने कर दिया तो 59.9 सफिशिएंट है। तो आप ये कहेंगे देयरफॉर एवरेज स्पीड is equal to 59.9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा? बताइए। हाँ बस इतना छोड़, वो तो रफ में वैसे भी रफ नहीं करते। ठीक है, बताइए जी क्लियर है? यश, यश नाम है आपको? यश, यश और जानवी और भी। अच्छा तुम दोनों में लक्ष्य और पार्थ तुम हो और तुम लक्ष्य हो, विदार और सुमित और यशिक दोनों में दोनों साथ साथ आते हो ना, तो देखो पार्थ और लक्ष्य क्लियर दिख रहा है। क्लियर? बताइए बेटा, सिमर और देवांश दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है वेलोसिटी। हम ये जानते हैं कि अगर कभी भी मेरे को स्पीड के साथ साथ, मैंने पहले भी डिस्कस करा था, अगर स्पीड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन दे रखी है तो मैं उसको स्पीड ना बोलकर मैं उसको वेलोसिटी बोलूंगा। ठीक है, अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे ये कहा जाए कि आपको ट्रैवल करना है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको ट्रैवल करना है। अगर ये बोल दीजिए कि ये बोल दिया किसी ने कि बेटा 30 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू करो, ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर आवर से आप दौड़ना शुरू कर दोगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। अगर ये कह दिया कि 30 किलोमीटर पर आवर से आप दौड़ना शुरू करिए नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो नॉर्थ की तो एक ही डायरेक्शन होती है, सबको पता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन कौन सी है। कंपास लेकर आप नॉर्थ देखोगे और नॉर्थ की डायरेक्शन में सब लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देंगे। तो जब कभी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी होती है तो उस स्पीड को स्पीड ना बोलकर उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड के साथ साथ जब डायरेक्शन भी दे रखी होती है तो उसको वेक्टर और स्केलर का फर्क है। वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। वेक्टर का मतलब क्या है कि किसी भी टर्म में अगर मेरे को मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू वैल्यू के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी दे रखी है तो बोलेंगे वेक्टर, है ना। और अगर किसी में सिर्फ वैल्यू दे रखी है तो उसको बोलेंगे स्केलर। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरा मास 70 किलोग्राम, ठीक, तो 70 किलोग्राम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि 70 किलोग्राम की कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना कि 70 किलोग्राम नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तो 70 किलोग्राम होगा, साउथ की तरफ जाऊंगा तो 100 किलो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है कि आप यहाँ पर रहो, आप मार्स पर चले जाओ, मून पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मास आपका फिक्स रहेगा। समझ गए? तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि वेलोसिटी। तो अगला आप टॉपिक लिखेंगे वेलोसिटी। सर मैं नहीं, वेलोसिटी तो एक एग्जांपल हो गया, ऐसी डिस्प्लेसमेंट वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने कहा कि 5 न्यूटन की फोर्स लगाओ, तो लगाओ कहाँ पर? कहाँ पर लगाओ? टेबल पर लगाओ, चेयर पर लगाओ, कहाँ लगाओ? अगर ये कह दिया जाए कि अगेंस्ट द स्टोन लगाओ, तो आपने फोर्स को डायरेक्शन दे दी। तो फोर्स विदाउट डायरेक्शन बेकार है। कोई फोर्स के कोई मतलब फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जरूर चाहिए। तो इसीलिए फोर्स जो है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो जिस भी क्वांटिटी के साथ में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो उसको मैं बोलूंगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। उनमें से एक कैटेगरी वेलोसिटी की हो गई, एक फोर्स की हो गई,
आगे भी हम करेंगे, मोमेंटम भी होता है, तो आगे बहुत सारी टर्म्स हैं वो हम देखेंगे। अभी तो एग्जांपल के तौर पर जो बेसिक चीजें हैं जो हमें पता है उसका एग्जांपल देते हैं, आगे तो और बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अब ना मैं इधर मिटा रहा हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लिख रहे हैं, हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी लिखिएगा, इसमें लिखेंगे velocity of a body is the distance traveled velocity of a body is the velocity of a body is the distance traveled by it per unit time, is the distance traveled by it per unit time in a given direction, per unit time in a given direction। तो हम ये जानते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, पर यूनिट का मतलब क्या है कि अपॉन में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ही तो होता है। साथ में एक चीज लिख दी, इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी आ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। समझ गए? हाँ, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी की डेफिनेशन। और अगर डिस्टेंस डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एक डायरेक्शन में हो, ऐसा ना हो कि राइट को चले गए फिर लेफ्ट को चले गए फिर राइट को चले गए फिर लेफ्ट को चले गए, तो ये जो उल्टा सीधा डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर पर्टिकुलर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं पर्टिकुलरली एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो शुरुआत में मैं करा चुका हूँ, वो मैंने अभी नहीं करवाई है, तो मैं तुम्हें ना एक्स्ट्रा क्लास लेकर बता दूँ। ठीक है, आप तीनों को बता दूंगा तो वो एट पार आ जाओगे। ठीक, तो देखिएगा, मैं हिंट के तौर पर एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर इसकी पहले ये तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले में जहां पर आप अटकोगे वो चीज मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, जैसे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इसको आप लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू distance traveled in a direction या in a given direction, distance traveled in a given direction, distance traveled in a given direction upon time taken, distance traveled in a given direction upon time taken is equal to displacement upon time taken, displacement upon time taken। तो अब ये टर्म आप लोगों के लिए नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट में बता रहा हूँ। अगर कोई बॉडी यहाँ पर है ए पर, ये ए से जाती है बी पर, बी से जाती है सी पर, सी से जाती है डी पर और डी से जाती है फाइनली ई पर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए ऐसे है कि ए से बी तक का डिस्टेंस 2 मीटर, बी से सी तक का 2 मीटर, सी से डी तक का 1 मीटर और डी से ई तक का 3 मीटर। मान लीजिए ये है, तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। 2 + 2 + 1 + 3, 2 + 2 + 1 + 3 कितना हो गया, 8 मीटर। और अगर इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से, मतलब जहां से मैंने स्टार्ट करा और जहां पर मैं खत्म हुआ, वहां से
इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से, और ये डिस्टेंस मान लीजिए केवल 5 मीटर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, अब डिस्टेंस की एक डायरेक्शन हो गई फिक्स, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑल द सब्सीक्वेंट पाथ्स ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, जितने भी छोटे 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 पाथ्स हैं सबको ऐड कर डालो, ये तो डिस्टेंस निकल गया। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब ए और ई, इन दोनों को, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई नई टर्म नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन दे रखी है देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी, अदरवाइज वो नॉर्मली स्पीड ही है। समझ गए? स्पीड वही जो आप लोग अपनी स्कूटी में, गाड़ियों में जो लिखा हुआ देखते हैं ना, वो नीडल चलती है उसकी 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर, वो चीज। ठीक है, अच्छा, अब जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड, इट्स एसआई यूनिट इज पर सेकंड, एम ऑफ द गैस मतलब मीटर पर सेकंड। जी, उसके बाद क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नोट करिए, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, a car travels a distance, a car travels a distance of 200 kilometer, 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north, from Delhi to Ambala towards north, Delhi to Ambala towards north in 5 hours, in 5 hours. Full stop. Calculate, first part है speed, calculate, first part है speed, and the second velocity of the car for this journey. तो सबसे पहले आपको इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखिएगा, a car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate speed and second velocity of the car for this journey. तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। इसके सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट पार्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखिएगा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दे रखा है 200 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है 5 आवर्स। 5 4 जा 20 और 40 हो गया, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ द कार।
वेलोसिटी क्या होगी, फॉर्मूला लिखे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, distance traveled in a given direction upon time taken, upon time taken. अब देखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन में डिस्टेंस भाई 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप क्या लिखोगे, 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ आपने डायरेक्शन भी लिख देनी है, 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और टाइम जो है, टाइम तो वही 5 घंटे 5 आवर्स, इसको डिवाइड करिए 540 से, ये जो अब वेलोसिटी जो आई है, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमारी वेलोसिटी होगी, समझ गए, आंसर बिल्कुल सेम, ठीक है ना, बस इतना है कि वेलोसिटी में आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन और, ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद में अगला देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a bus covers a distance of 250 kilometer, a bus covers a distance, a bus covers a distance of 250 kilometer, a bus covers a distance of 250 kilometer from Delhi to Jaipur towards west, from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in the morning, in 5 hours in the morning, 5 hours in the morning, and returns to Delhi in the evening, and returns to Delhi in the evening, returns to Delhi returns to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 kilometer, covering, covering the same distance of 250 kilometer, same distance of 250 kilometer in the same time of 5 hours, in the same time of 5 hours, in the same time of 5 hours, same time of 5 hours, full stop, find ये पार्ट है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, B part है average velocity of the bus for the whole journey, and of the bus for the whole journey,
और द होल जर्नी। अब आप ये देखिएगा इसमें मुझे क्या करना है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। दिल्ली से जयपुर वेस्ट की डायरेक्शन में ये इन्होंने दे रखा है। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। तो सुबह के टाइम में बस चलती है, दिल्ली से जयपुर पहुंचती है, कितना टाइम लगाती है? 5 घंटे, है ना। 250 किलोमीटर का डिस्टेंस। शाम के टाइम फिर वो बस वापस आती है और वापस फिर वो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और उस टाइम भी शाम के टाइम में उसको 5 घंटे ही लगते हैं। देखा है ना, इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। अब वो बोल रहे हैं फाइंड, ए पार्ट है एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ गए, है ना। भाई जब वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? हाँ। तो अब आप ये देखिएगा, पहले तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 250 प्लस 250 अपॉन टोटल टाइम टेकन 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स। 250 प्लस 250 कितना हो गया? 500। 500 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, 50 किलोमीटर पर आवर। चलो जी, उसके बाद हम बात करते हैं, बी पार्ट है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब मुझे बता दीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देवांश, देवांश मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, आप मेरे को बता दीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में। अभी बाकी बच्चे नहीं बताएंगे। 500। देखो टोटल डिस्टेंस तो 500 हो गया, मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को दिमाग में रखकर बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिमर तुम बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, अब बताओ सोचकर, देवांश और सिमर दोनों में से कोई भी बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना? आवाज नहीं आ रही है। सर 250। नहीं 250 नहीं होगा, आप बताइए। और किसी बच्चे के दिमाग में कुछ आता हो? हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है? दिल्ली। हम दिल्ली से गए जयपुर और जयपुर से वापस घूमकर दिल्ली पर आ गए, तो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? हमारी इनिशियल पोजीशन भी दिल्ली है और हम घूमकर वापस दिल्ली आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे कुछ हुआ ही नहीं, जीरो। हमारी इनिशियल पोजीशन जो है, हमारी इनिशियल पोजीशन भी दिल्ली और हमारी फाइनल पोजीशन भी दिल्ली। तो दिल्ली से दिल्ली के बीच में मैं स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे बनाऊं? जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट हुआ था, मैं तो घूम फिर कर वहीं आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? कुछ भी नहीं, जीरो। ये समझ में आ गया? देवांश समझ में आ गया? हाँ सर, अब आगे। ठीक है ना। तो हम जहां से स्टार्ट होते हैं, जब घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया। तो अब मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब अलग अलग है ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ बना? समझ गए? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ मैं लिखूंगा जीरो
और टोटल टाइम टेकन हो गया 5 + 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे से वेलोसिटी पूछी जाएगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है तो वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप कितना है ही नहीं गैप, जहां से शुरू करे थे घूम फिर के उधर ही आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर आप सुबह सुबह उठे 5 बजे, आपने सोचा कि आज मैं बड़ी मेहनत करूंगा, आज मैं रनिंग करूंगा, आपने उठे और जॉगिंग शुरू कर दी अपने ग्राउंड के चारों तरफ, आपने 10 चक्कर लगाए, जहां से स्टार्ट करा था घूम फिर कर वहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना, आपने कुछ करा ही नहीं, आपका डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जरूर हो सकता है, कितना, एक, अगर एक चक्कर की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। अगर सर्कुलर फील्ड है तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, आपने 10 चक्कर लगाए तो सरकमफ्रेंस इनटू 10, वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, आपने डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ ही नहीं कुछ, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में ये अंतर होता है, उसी की वजह से हमारी एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ गई। ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझिएगा, आप लोगों के लिए नया है, लेकिन शायद ये शब्द पहले सुना होगा। अभी बताता हूँ कहाँ सुना होगा, ये बता रहा हूँ इधर से। सर गाड़ी का एक्सीलेटर सुना है। बिल्कुल सही कहा, सुना है ना, गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना। तो वो जो एक्सेलरेटर होता है, वो एक्सेलरेटर क्या काम करता है, वो गाड़ी को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है। तो स्पीड का चेंज होना, अब टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करूं, फिजिक्स के टर्म्स में, तो हम तो अगर गाड़ी में बैठे हैं तो हम ये कहते हैं वो एक पेडल होता है, एक्सेलरेटर पेडल, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर हम स्कूटी चला रहे हैं तो स्कूटी में वो जो हैंडल होता है उसको हम ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अब ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हमने बोल दिया, एक्सेलरेट का मतलब टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि स्पीड में कुछ भी चेंज आना इज नोन एज एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ने को, सिर्फ स्पीड बढ़ने को एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, स्पीड के चेंज होने को एक्सेलरेशन। अब वो कम भी तो हो सकती है। अगर मान लीजिए आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, आपने सडनली कोई ऑब्स्टेकल आया, आपने सडनली ब्रेक लगाया, तो आपने क्या करा, ब्रेक लगाकर आपने स्पीड को एकदम से कम कर दिया, यानी कि आपने स्पीड को एकदम से चेंज कर दिया। तो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, बस इतना होता है कि स्पीड जब बढ़ती है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और स्पीड जब घटती है तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिसिलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन या डिसिलरेशन भी बोलते हैं। अभी नोट करवा रहा हूँ आपको सब। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time is defined as the rate of change of its velocity with time. Rate of change of its velocity with time. तो बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं कि कभी भी अगर हम मान लीजिए हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा, मान लीजिए मैंने एक्सेलरेटर पैडल लगाया तो गाड़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं घूमेगी, गाड़ी हमेशा स्ट्रेट जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, समझ रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस कुछ गड़बड़ी हो जाए गाड़ी के अंदर तो बात अलग है, नहीं तो गाड़ी सीधे ही जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम वेलोसिटी का बढ़ना बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं जाता है, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये हो गया
एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब ये होता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड रेट। एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड रेट। आप ये देखिएगा, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड। कोई डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही तो स्पीड बोलते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू acceleration is equal to change in velocity, change in velocity upon time taken, change in velocity upon time taken। अब change in velocity क्या है? change in velocity क्या है कि आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआत में जो हमारी वेलोसिटी है, मान लो हम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड या 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम चल रहे थे। हमने घुमा दिया एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर घुमा के हमारी स्पीड वो बढ़ गई वेलोसिटी और वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना हुआ? 5 का। पहले 5 पर चल रहे थे, फिर 10 पर पहुंच गए। तो ये कैसे पता चला? हमने फाइनल वाली जो वेलोसिटी है, जो बाद में वेलोसिटी आई, उसमें से पहले वाली वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लिखिएगा, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, velocity minus initial velocity time taken, velocity minus initial velocity upon time taken। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के लिए टर्म यूज करते हैं। अभी बताओ, दोबारा बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि आज आज मेरी उम्र 20 साल है। आज से कुछ टाइम पहले मेरी उम्र 13 ईयर्स थी, 13 साल थी। तो मेरी उम्र में चेंज कितना आ गया? चेंज इन माई एज कितना आ गया? 7 का। कैसे पता चला? मेरी जो आज एज है वो 20 है, कुछ समय पहले मेरी एज 13 थी, तो 20 माइनस 13 कर दिया। अभी मेरी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब से थोड़ी देर पहले मेरी वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड। तो मेरी वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 20 माइनस 12, है ना? तो जो मेरी अब वेलोसिटी है उसको तो मैं बोलता हूँ फाइनल वेलोसिटी, और जो मेरी पहले वेलोसिटी थी उसको बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी। तो अब वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करा तो इट गिव्स मी चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ना ये एक पर्टिकुलर टर्म होती है, जैसे कि मैंने बोला कि स्पीड को भी मैं v बोल रहा हूँ। तो ऐसे जो हमारी वेलोसिटी होती है, हम फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं स्मॉल u। स्मॉल v और स्मॉल u। तो आप यहाँ लिखेंगे स्मॉल v माइनस स्मॉल u अपॉन टाइम टेकन को हम बोलते हैं स्मॉल t। याद रखना कि ये जो डिनोशन होती है ना, जिस चीज से हम डिनोट करते हैं, जैसे टाइम होता है, तो टाइम को कैपिटल टी से नहीं करते डिनोट, टाइम को हमेशा स्मॉल टी से ही करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी को करेंगे स्मॉल v से रिप्रेजेंट, और इनिशियल वेलोसिटी को करेंगे स्मॉल u से रिप्रेजेंट। समझ गए? तो ये मेरे पास हो गया, यहाँ लिखेंगे नीचे वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, initial velocity of the body, and v is final velocity of the body, v is final velocity of the body। तो u और v क्लियर है ना, और v माइनस u अपॉन t दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मुझे इतना बताइए, अगर मैं
10 मीटर पर सेकंड में से 5 मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा 5, उसकी यूनिट होगी कुछ मीटर पर सेकंड ही तो होगी। आज मेरी उम्र 20 साल है, कुछ समय पहले 13 साल थी, तो 20 माइनस 13 करा तो चेंज क्या आया 7 ईयर्स। तो अगर मैं सेम टर्मिनोलॉजी सेम टर्म में से, जैसे ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उसकी यूनिट भी वेलोसिटी वाली ही रहती है, मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो आप ये देखिएगा कि ये जो v माइनस यू है इसकी यूनिट कितनी होगी बेटा मीटर पर सेकंड, और ये जो टाइम है टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया दोबारा पूछना। अब देखिएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में यूनिट कितनी है मीटर पर सेकंड, डिनोमिनेटर में यूनिट कितनी है सेकंड। पहले समझना फिर नोट करना, न्यूमरेटर में मीटर पर सेकंड और डिनोमिनेटर में सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड इज गेटिंग डिवाइडेड बाय सेकंड। समझ रहे हो, सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर की यूनिट कितनी मीटर पर सेकंड, डिनोमिनेटर की यूनिट कितनी सेकंड, मीटर पर सेकंड इज गेटिंग डिवाइडेड बाय सेकंड। तो लिखेंगे इसको मीटर अपॉन सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये समझ गए ठीक है। अच्छा जब डिवाइड में आ जाता है ये टर्म तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई होकर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/s, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में देखो इधर क्या है m, इधर क्या है 1, तो m into 1 क्या हो गया m। डिनोमिनेटर में इधर भी s इधर भी s, तो s into s क्या हो गया s स्क्वायर। इसलिए इसको ये कह देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए एक्सेलरेशन की यूनिट जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, इसको रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया समझ में आ गया। अच्छा जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसमें अगर आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर में जैसे s की पावर 2 है, अगर इसको न्यूमरेटर में लाता हूं तो s की पावर -2 बन जाती है। एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में s की पावर 2 है तो इसको लिखने का तरीका है कि इसको न्यूमरेटर में लाकर ये s की पावर -2 हो जाती है। तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स में कई जगह आपको यूनिट ऐसी लिखी हुई दिखाई देगी m/s का स्क्वायर, और कई जगह दिखाई देगा m s की पावर -2। बोथ आर सेम थिंग, both are same thing. So this is how unit is calculated। और सीधा सीधा याद रखने के लिए तो मैं लिख दूंगा कि its SI यूनिट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। its SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया वो आप सब बच्चे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये जनरल चीज है, ये शायद स्कूल में ना पढ़ाई जाए लेकिन आप लोग ध्यान रखना आपके नॉलेज के लिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपसे ये चीज एक्चुअली पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो उनको लगेगा कि हाँ भी बच्चे ने ढंग से पढ़ाई करी। समझ गए, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट होगी, ठीक है। तो अभी आज इतना ही कर लीजिए, बाकी इसको कल करवाता हूँ आगे कंटिन्यू, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके Good evening, sir. ओके गुड इवनिंग Thank you. ओके।